हेलो दोस्त, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुप्त काल के शासन प्रणाली के बारे में। गुप्त काल के जो राजा थे उन्होंने मगध पे किस प्रकार राज्य किया, और यहीं से शुरुआत होता है ईसवी। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाया है सब प्राचीन काल के ईसा पूर्व की कहानी है, लेकिन यहाँ से आपको अब कहानी जो मिलेगी वो ईसवी में मिलेगी। पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाया हूँ कि गुप्त राजवंश में कौन कौन लोगों ने शासन किया मगध पे। तो श्री गुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक थे, फिर घटोत्कच गुप्त उनके पुत्र थे। ये श्री गुप्त 240 से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किए हैं, और घटोत्कच गुप्त 280 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया है। इन्होंने वास्तविक यानी कहा जाए तो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना गया है वो माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्हीं के शासनकाल में गुप्त संवत की शुरुआत हुई जो 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यहीं से ईस्वी का शुरुआत होता है। इसके बाद रामगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। इनका उपनाम था भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा गया है क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। भारत के सारे क्षेत्रों को इन्होंने विजित, और इन्होंने 100 युद्ध लड़ा था और 100 के 100 युद्ध जीत लिए थे। इनको उपाधि श्री विक्रम प्लस आता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक, यानी कहा जाए तो गुप्त काल का सबसे प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त के बाद अगर कोई था तो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनको विक्रमादित्य को उपाधि मिली थी। इन्हीं के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। चीनी यादवी फैयान इनके शासनकाल में आया था, जिन्होंने इस गुप्त काल के बारे में काफी विवरण दिया हुआ है। फिर आता है कुमार गुप्त प्रथम जो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किए। इनको उपाधि महेंद्र आदित्य नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इन्हें माना जाता है। फिर आता है स्कंदगुप्त, पहली बार पूरे एशिया और यूरोप में हूणों को पराजित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है वो जाता है स्कंदगुप्त को, जो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किए हैं। इनका उपाधि है कर्मादित्य। हूणों को आक्रमण यानी अंतिम सा, यानी इन्होंने हूणों को पराजित करने का श्रेय इनको दिया गया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिनके बारे में मैंने एक डायग्राम बनाया है और हर एक पॉइंट को मैंने दर्शा दिया है। चाहे तो आप इसको ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। पॉइंट को हटा दीजिएगा तो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना गया है, यानी गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है? श्री गुप्त को माना गया है, जो 275 ईस्वी में किए थे। इसके बाद इनका पुत्र घटोत्कच हुए जो 280 से लेकर 319 तक शासन किए। लेकिन इस शासन काल का सबसे पहला शक्तिशाली यानी प्रतापी राजा अगर कोई हुआ तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। यानी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले रजत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के चलाए थे। यानी कहा जाए कि चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय गुप्त वंश में सबसे पहले किस राजा को कहा गया है? तो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है। चांदी के सिक्के को रजत मुद्रा भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और इस तरह से उन्होंने अपने लिच्छवी पर भी अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। मैंने पिछले वीडियो में बनाया है कि अगर शासन को मजबूत बनाना है तो दो ही रास्ते हैं, युद्ध से जीतिए, नहीं तो वैवाहिक या दोस्ती यानी मित्रता और वैवाहिक संबंध बनाकर उस रिश्तेदारी से हम क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र को अपने अंदर विजित भी कर सकते हैं। यानी कहावत है कि दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो राजा लोग जो होते थे, राजा लोग सबसे ज्यादा फोकस करते थे कि हाँ युद्ध हो तो युद्ध से जीते, और नहीं तो वैवाहिक संबंध बना लेते थे, चाहे मित्रता कर लेते थे, संधि कर लेते थे, और वह क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेते थे। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम को महान शासक कहा गया क्योंकि इसने अपने समय काल में अपने राज्यारोहण की तिथि पर गुप्त संवत यानी 319 ईस्वी से 320 ईस्वी चला। यानी कहावत है कि जिस तरह इस्लाम में हिजरी संवत है, उस तरह गुप्त काल में गुप्त संवत था, जिसकी शुरुआत 319 में कौन किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए इनको एक महान की उपाधि दी गई है गुप्त काल में। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र रामगुप्त शासक बना, लेकिन उसके पास इतनी योग्यता नहीं थी, जिसके कारण यह बागडोर किसके हाथ में चला गया?